अमेरिकी अफ्रीकी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर विंसम ई सीयर्स ने की सीनेट की अध्यक्षता। और पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल बने फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। वहीं स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास बनी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। और इन सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पांच राज्यों में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरने की कोशिशों में जुटी हुई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी होती हैं। इसी चुनावी परिप्रेक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नमो ऐप के जरिए ये बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से वाराणसी के विकास का फीडबैक भी लिया। आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, क्या मैसेज आप लोगों के लिए है? देखिए, पहले तो विपक्ष हरदम कहते रहता था कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं। ये आज पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं से बात किए हैं, इसके पहले भी किए हैं, पर आज नमो ऐप के द्वारा सारे कार्यकर्ताओं की मन की बात उन्होंने सुनी और बनारस के बारे में जो विकास कार्य किया गया है उसके लिए फीडबैक लिया और जो सुझाव कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है उसको बहुत अच्छे से सुना और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको आगे देख के सजा के काम करेंगे। हम लोग का भी कुछ बनता है कि हम लोग जिस तरीके से उन्हें स्वच्छता की बात करी, तो अस्वच्छता को लेके हमें जागरूक वापस होना है। तीसरी लहर ना आए, इसके लिए वापस हमें अपने प्रधानमंत्री जी का इस समय साथ देना होगा और जो मास्क और 2 गज की दूरी की जो उन्होंने बात करी है उस पर हमें वापस अमल करना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर इस वक्त सीधे ताज़ा अपडेट के साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। हरिकेश, आपको एक बार फिर से नमस्कार। आपसे सुबह भी हमारी बातचीत हो रही थी। मेरा सवाल हरिकेश ये है कि सामान्यतया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बातचीत होती है तो उसमें कुछ सालों पहले तक जाति और धर्म की बात सामने आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के वहां से सांसद बनने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जब चुनाव का मौसम आता है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की आज बात हो रही है, विकास को लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आज भी प्रधानमंत्री ने जब अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, उनसे फीडबैक लिया, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ विकास को मद्देनजर रखते हुए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री का तो नारा ही है पूरे देश के लिए, सबका साथ सबका विकास। ये शुरुआत ही की थी उन्होंने, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले वाराणसी से सांसद चुने गए और वाराणसी में उन्होंने एक सांसद के तौर पर यह दिखाया कि विकास कैसे करते हैं। अपने जो नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बात की उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बारे में बात की, यहाँ के जो ट्रैफिक की समस्या है उसके बारे में बात की, इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई है उसके बारे में बात की, उसके अलावा जो रोड है, जो रोड कनेक्टिविटी है उसके बारे में बात की, किसानों के उत्पाद के बारे में बात की। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके विकास के बारे में चर्चा नहीं की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, चूंकि अब आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव यहाँ भी है, तो बूथ के जो प्रमुख होते हैं, बूथ के कार्यकर्ता होते हैं, उनसे चर्चा कर रहे थे और एक एक फीडबैक ले रहे थे। तो उनका प्रयास था कि कैसे बूस्टअप किया जाए उन बूथ के कार्यकर्ताओं को, वो जाएं लोगों तक, जाकर चर्चा करें, लोगों को बताएं कि वाराणसी में किस तरह के विकास हुए हैं। और यही विकास मॉडल मुझे लगता है असीम कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा होगा, चर्चा होगी इस पर कि वाराणसी में किस तरह से विकास हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी चूंकि विकास कार्य चल रहे हैं और बार बार प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, इसमें एक दूसरे के सहयोग और विश्वास की बात है। जो इस नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री ने आज जो भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नारा है प्रधानमंत्री का, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसमें समाहित है वो संदेश जो आज का अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया। उनसे चर्चा की
कि आप किस तरह से इन बातों को लेकर जाइए लोगों के बीच में, उनसे चर्चा कीजिए, उन्हें बताइए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास कार्य किन क्षेत्रों में कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कमियां रह गई हैं, वो भी हमें बताइए। आप जो है सांसद के तौर पे मैं सुनूंगा, उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। साथ ही साथ हरिकेश, प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों से इस बात का जिक्र भी किया है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में इस विकास का होना और इस विकास मॉडल को अपनाना न सिर्फ केंद्र के लिए बल्कि राज्यों के लिए भी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव स्टेट है। इतने बड़े स्टेट में जबकि चुनाव बस अब होने ही वाले हैं, विकास का मुद्दा, चूंकि हम जानते हैं कि बाकी पार्टियों पे भी, आप भी हम जानते हैं इस पत्रकारिता में कि उनके लिए विकास कहीं पीछे हुआ करती थी जब मुद्दे की बात आती थी चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस मुद्दे को बहुत ही आगे रखा, सबसे आगे रखा, ये बहुत बड़ी बात होती है न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, एक देश के लिए, बल्कि एक राज्य के लिए भी और वहां के जनता के लिए भी। देखिए, कोई भी नेता जो इस स्तर का होता है, वो जब कोई लकीर खींच देता है तो वो लकीर ही मील का पत्थर हो जाती है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विकास की जो लकीर खींची है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो है वो मील का पत्थर साबित होगी हर आने वाले चुनाव में। और हर राजनीतिक दल को विकास की बात करनी ही होगी, क्योंकि जब आप चर्चा करेंगे विकास की तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, उन्हें करना ही पड़ेगा इस पे चर्चा। और वो चर्चा निकल कर आ रही है, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, सबसे बड़े मतदाता क्षेत्र के रूप में भी आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। तो जब चर्चा होगी इतने बड़े प्रदेश में विकास की, तो ये अपने आप ही धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी विकास पे ही चर्चा होगी। और क्योंकि उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल है, जिनसे भी लड़ाई है उनसे भारतीय जनता पार्टी से ही है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो जब वो चेहरा जो भी विकास की बात करेगा तो बाकी राजनीतिक दलों को करना ही पड़ेगा, विकास भी करना पड़ेगा अगर वो सत्ता में आते हैं तो, और बात भी करनी पड़ेगी विकास की, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि प्रतिस्पर्धा होगी तभी विकास होगा, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी लोकतंत्र स्वस्थ होगा, महत्व रहेगा लोकतंत्र में विकास का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को वाराणसी से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पंजाब की। आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब में भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है। इसकी घोषणा आज मोहाली में की गई। पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर राय ली थी। भगवंत मान 2014 से आम आदमी पार्टी के लोकसभा के मेंबर हैं। मई 2014 में भगवंत मान पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। उसके बाद लोकसभा में लगातार दूसरी बार संगरूर लोकसभा सीट से वो सांसद बने। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यही नहीं, वे जाने माने पंजाबी कॉमेडियन भी रह चुके हैं। ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। सूची में पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। और अब बात ताजा खबर की। प्रवर्तन निदेशालय आज गैर कानूनी तरीके से रेत का खनन करने में शामिल कंपनियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन के तहत पंजाब में ईडी ने 10 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। उनमें भूपिंदर सिंह हनी के ठिकाने भी शामिल हैं। इस बीच भूपिंदर सिंह हनी के पड़ोसियों ने कहा है कि उसके तार राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं।
मैं ਨੇਬਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। सोसाइटी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ सोसाइटी ਸੀਲਡ ਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੀਲਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਪਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ? ਜੀ 53 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਓਨਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਨੀ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜੀ सोसाइटी खुल चुकी है, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है। बट जो जेडे लोग हैं अंदर वो हले अंदर ही है, रेड चल रही है। 12 बजे हाँ जी 12 बज गए जी, तो सवेरे 8 बजे की रेड चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो नीरज, अगर आप बता सके ये क्या है सारा मामला और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है आज? देखिए, ये अवैध खनन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय है, उसकी ये कार्रवाई है। और प्रवर्तन निदेशालय की 10 से ज्यादा जो टीमें हैं वो पंजाब के अलग अलग इलाकों में पहुंची हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से वहां पर अवैध जो खनन है, खासतौर से बालू, उसकी जो जांच है वो प्रवर्तन निदेशालय लगातार कर रहा था। और उसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापे मारे। और जो छापे मारे हैं वो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर भी प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो पहुंची है। और अभी भी जो लगातार कई सारे इलाके हैं जहाँ पर कार्रवाई चल रही है। मोहाली स्थित जो इनके रिश्तेदार का घर था, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची थी और वहां से कई सारे जो कागजात हैं वो टीम ने जब्त किए हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर देखें तो इससे पहले जब पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह, उनके समय भी, अरविंदर सिंह, उनके समय भी ये बात लगातार सामने आती रही है। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि प्रदेश के अंदर जो अवैध खनन है वो चल रहा है, लेकिन मेरी राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसके चलते मैं उन नामों को नहीं उजागर कर सकता। तो इस बात का जो जिक्र है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किया था। इससे पहले अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ अकाली, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे कि जो अवैध खनन है उसको मुख्यमंत्री लगातार सहायता कर रहे हैं, उस अवैध खनन के करने वाले कारोबारियों के खिलाफ। अब उसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है और 10 से ज्यादा जो ठिकाने हैं पंजाब में अलग अलग जगह पर, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रहा है। और ये सामने निकल कर आया है कि अवैध खनन के खेल में राजनीतिक जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। और जब ये कार्रवाई खत्म होगी निश्चित तौर पर कई सारे जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। अभी भी अगर हम कहें तो प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाई है वो चल रही है और मुख्यमंत्री पंजाब के जो हैं इस समय उनकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। कोई नीरज, कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ, कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी तो इसमें नहीं हुई है, क्योंकि जो रेड है वो अभी भी लगातार चल रही है। एक दो जगह पर रेड जरूर खत्म हुई है, वहां से जो कागजात हैं वो ईडी की टीम ने जब्त कर लिए हैं। लेकिन अभी भी 8 से ज्यादा जगह हैं जहां पर प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है अभी भी रेड कर रही है और तमाम जो तथ्य हैं खंगाल रही है। क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि अवैध जो खनन का जो खेल हो रहा था पंजाब के अंदर, उसमें कई सारे लोग शामिल हैं और उनको राजनीतिक जो आश्रय है वो दिया जा रहा है। उसी के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हुई है और हमारे जो ईडी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके के कागजात इसमें बरामद हुए हैं उसको देखकर लगता है कि जल्द ही इसमें एक गिरफ्तारी भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करें कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच अलग अलग मुठभेड़ में 3 नक्सलवादियों के मारे जाने की खबर है। राज्य के सुकमा जिले के मारजुम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सलवादी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा की डीआरजी टीमों मसलन डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने संयुक्त रूप से काम किया। माना जा रहा है कि मौके पर कई नक्सलवादी मौजूद थे, लिहाजा सुरक्षा बल फिलहाल यहां सर्च ऑपरेशन चलाकर बचे हुए नक्सलवादियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं राज्य के बीजापुर जिले में भी पुलिस टीम और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इलमिडी और उसूर थाना क्षेत्र के बीच जंगलों में तड़के ग्रेहाउंड और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
हमारे सहयोगी मनोज सोने ने इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। मनोज, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस वक्त? अभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दो जिले हैं, सुकमा और बीजापुर। इन दो जिलों में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इसमें जो सुरक्षा बल और नक्सलवादी में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलवादी मारे जाने की खबर है। इसमें सुकमा में 1 नक्सलवादी मारे जाने की खबर है और बीजापुर में जिले में जो मुठभेड़ हुई है नक्सलवादियों के साथ, उसमें 2 नक्सलवादी मारे जाने की प्रारंभिक खबर है। सुकमा जिले में दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर, ये यहाँ के सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई थी। और बीजापुर जिला में जो हुआ है जो ग्रे हाउंड जो तेलंगाना का एक सुरक्षा बल है और स्थानीय बीजापुर सुरक्षा बल है, दोनों का संयुक्त अभियान ये चल रहा था। और ये संयुक्त अभियान में आज सुबह ये दोनों जिलों में 3 नक्सलवादी मारे जाने की खबर है। जैसे कि सुकमा में वहाँ के एसपी सुनील शर्मा, इन्होंने बताया कि सुबह 35 से 40 माओवादी वहाँ सुकमा जिले में पाए जाने की खबर मिलने के बाद वहाँ पे मुठभेड़ हुई है और वहाँ पे अभी भी मुठभेड़ जाने होने के बाद सुकमा के एसपी ने बताई है और उसमें अभी तक 1 शव बरामद किया गया है सुकमा में। और बीजापुर में भी 2 नक्सलवादियों के शव बरामद हुए। ऐसे करके 3 अभी तक प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 3 नक्सलवादी मारे जाने की खबर है। और जैसे जैसे ये खबर खत्म हो जाएगी मुठभेड़, इसमें और ज्यादा माओवादी मारे जाने की खबर मिल सकती है। और साथ ही साथ मनोज, जिस तरह से हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों से जो संयुक्त सुरक्षा बल है, चाहे वो तेलंगाना की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, एक ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है इन माओवादियों के खिलाफ, उससे हताश होकर इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वहाँ पे? जी हाँ, समय समय पर ये संयुक्त अभियान चला जाता है। छत्तीसगढ़ के पुलिस सुरक्षा बलों या फिर छत्तीसगढ़ से लगे जो प्रदेश तेलंगाना हो गया, वहाँ से संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं और इस तरह के फॉर्मिंग ऑपरेशन किए जाते हैं और इसका काफी फायदा नक्सलवाद को मिटाने में इन संयुक्त अभियान में मिलता है। अभी इसी महीने के शुरुआत में सुकमा जिले में 44 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। उसमें 9 महिला नक्सलवादी भी शामिल थी। तो ये बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे कोविड की। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 8,891 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के ये मामले कल के मुकाबले 8.31% ज्यादा है। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,38,018 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 17,36,628 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 94.09% है। और वहीं देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 158 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कोविड टीके लग चुके हैं। बीते दिन देश भर में 79,91,230 कोविड टीके दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158.16 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके मुहैया करवाए हैं, जिसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 13.25 करोड़ से ज्यादा टीके अभी भी उपलब्ध हैं। इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में वयस्क कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए नए क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक तपेदिक यानी टीबी को कोविड के लिए हाई रिस्क वाली बीमारी की कैटेगरी में रखा गया है। 60 साल से अधिक आयु के ऐसे लोग जो हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, HIV, फेफड़े, लिवर, गुर्दा, मस्तिष्क रोग और अधिक मोटापा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, वो हाई रिस्क की श्रेणी में आते हैं। नए मार्गदर्शन में यह भी कहा गया है कि स्टेरॉयड या इम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपी से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर का उपयोग उन रोगियों में नहीं किया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं हैं या घर में ही हैं।
रेमडेसिविर को केवल उन रोगियों को दिया जा सकता है जो कोरोना से संक्रमित हैं और जिन्हें कभी कभी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो लगातार ये जो क्लिनिकल गाइडलाइंस जारी की गए हैं मंत्रालय की तरफ से, उसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल किया गया है। उसमें हम दिखा रहे हैं आपको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो या फिर मोटापा जैसी बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं वो हाई रिस्क में आते हैं। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि स्टेरॉइड से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या घर में हैं उन्हें रेमडेसिविर का उपयोग नहीं करने की इस गाइडलाइंस में सलाह दी गई है। टीबी के जो पेशेंट हैं उनको कहा गया कि वो हाई रिस्क वाली कैटेगरी में हैं, इसलिए वो बहुत ही संभल कर रहें। और लगातार ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए क्लिनिकल दिशा निर्देश हैं मंत्रालय की तरफ से कि कौन से लोग हाई कैटेगरी में हैं और कौन से लोग उस रिस्क भी कैटेगरी में नहीं हैं। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि इंडिया स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट कोविड-19 और अनदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। 50 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स और सिटीजन्स को जो टीके की डोज है ये दी गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कुछ कहा उस पर नज़र डालते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। हर दिन देश टीकाकरण में एक नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। आज देश में दी जा रही एहतियाती खुराक का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि एक और दिन, एक और उपलब्धि। 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक दी गई है। सभी से पात्र लोगों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपनी एहतियाती खुराक लगवाएं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतेंद्र इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। नीतेंद्र, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और मेरा सवाल यही कि जिस तरह से अभी अभी ट्वीट किया गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि जो प्रिकॉशनरी डोज है उसकी भी संख्या 50 लाख को पार कर गई है, एक तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया। दूसरी बात कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस तो बढ़े हैं लेकिन कोरोना के केसेस घटे हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, ये जो टीकाकरण का आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि दो तरीके से, एक तो लोग जो है वो टीकाकरण के प्रति कितना विश्वास रखते हैं और जो प्रिकॉशनरी डोज शुरू की गई है, डॉक्टर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के वो लोग जिनको गंभीर बीमारी है वो आगे आ रहे हैं। और 10 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही थी और आज 50 लाख डोज लग चुका है। तो निश्चित तौर पे भारत तेजी से टीकाकरण कर रहा है। भारत की जो टीकाकरण की जो व्यवस्था है पूरी के तरीके से वो एकदम फुल प्रूफ है और लोगों का भरोसा है टीका के प्रति। और टीकाकरण की वजह से ही हमने देखा है कि जो हम देख रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उसका प्रभाव और असर कम देखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग दो डोज लगा चुके हैं या फिर सिंगल डोज भी लगाया है उनके ऊपर ये माइल्ड सिम्टम देखा गया है और काफी अस्पताल में जो लोग हैं वो कम से कम भर्ती हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि टीकाकरण का असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लोग टीकाकरण करा रहे हैं। और औसतन हम बता दें कि 70 लाख 75 लाख प्रतिदिन टीका लग रहा है, तो ये एक तो अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर रहा है। अगर ट्रेंड देखा जाए सभी राज्यों में तो वो धीरे धीरे ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। इससे ये भी देखने में आया है कि इसके माइल्ड सिम्टम है और ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, यानी घर में ही रह के 5-6 दिन 7 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए नई गाइडलाइन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की जारी की गई है, जो तमाम एविडेंस देश भर के जो अस्पतालों से एकत्रित किया गया है। एम्स और आईसीएमआर ने मिलकर के बनाया है इस गाइडलाइन में और ये कहा गया है कि इसमें स्टेरॉइड का यूज न किया जाए। डॉक्टरों से भी अपील की गई है क्योंकि स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है जो जिनको हल्का सिम्टम है, क्योंकि स्टेरॉइड से और दूसरी बीमारी होने का खतरा रहता है, दूसरे संक्रमण होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ रेमडेसिविर को भी कहा गया है कि वो सिर्फ उन्हीं मरीजों को दिया जाए जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और काफी गंभीर रूप से बीमार हैं। तो ये एक प्रिकॉशनरी गाइडलाइन है और ये भी कहा गया है कि जो टीबी के मरीज है उनको भी कोमॉर्बिड की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जो लोग कोविड के मरीज हैं
अगर वो संक्रमण के दायरे में आते हैं तो उन पे ज्यादा असर कर सकता है, बीमारी गंभीर हो सकता है। ऐसे लोग सतर्क रहें। साथ ही साथ अगर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते खांसी रहता है, जब आप कोविड से संक्रमित होने के बाद भी 2 से 3 हफ्ते का खांसी रहता है, तो टीबी की जांच कराने के लिए भी नई गाइडलाइन में कहा गया। और साथ ही साथ नितेंद्र, अगर आप इस पे थोड़ी निगाह उस पर डाल सकें रोशनी की, जिस तरह से स्टेरॉइड्स को लेकर भी सलाह दी गई कि इसका आप बिना वजह इसका यूज ना करें, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, स्टेरॉइड को बहुत ही डॉक्टर की निगरानी में उपयोग की सलाह दी गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टरों से भी इस गाइडलाइन में डॉक्टरों को भी सलाह दी गई है कि वो हर व्यक्ति को स्टेरॉइड न लिखें और स्टेरॉइड को सही वक्त पे और इस्तेमाल की जरूरत होती है और वो डॉक्टर की निगरानी में ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी इसका यूज कर सकता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत है और इससे जो म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको दूसरी लहर में आपने देखा था कि लोगों को नाक वगैरह और आंख में गले ब्लैक में, फंगस, नाक में सबसे ज्यादा, हाँ, ब्लैक फंगस जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक फंगस बहुत केस देखने में आया था। उसका वजह यही था कि स्टेरॉइड का यूज बहुत ज्यादा किया गया था। ऐसे में एम्स के डॉक्टर और आईसीएमआर की जो एक्सपर्ट है, उन्होंने इस गाइडलाइन में चेतावनी दी है कि स्टेरॉइड का यूज न किया जाए, साथ ही साथ सही वक्त पर और सही मात्रा में ही इस्तेमाल करना है, वो भी डॉक्टर की निगरानी में करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक प्रभाव पर विचार करते हुए सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में संयुक्त समिति ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। विज्ञापन में विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और अन्य संस्थाओं से विचार और सुझाव युक्त ज्ञापन आमंत्रित किए गए हैं। समिति को लिखित ज्ञापन या सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्ति उसकी 2 कॉपी अंग्रेजी या फिर हिंदी में भेज सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय, कमरा संख्या 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली 11001 पर डाक से भेज सकते हैं। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 का मूल पाठ लोकसभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे आज चांडीवल आयोग के सामने पेश हुए। आयोग अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। और अब बात मौसम की, बात ठंड की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कानपुर में घना कोहरा भी देखने को मिला है। कोहरे की वजह से कानपुर और आसपास के इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है।
वहीं लखनऊ में ठंड का प्रकोप जारी है। ज्यादा सर्दी की वजह से लोग जहां घरों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वहीं चाय की दुकानों पर भी भीड़ जुट रही है। लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं लुधियाना में भी ठंड और घने कोहरे की वजह से आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के लुधियाना में भी घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं आवाजाही और यातायात भी प्रभावित हुआ है। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा? सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब कुछ अर्थ जगत से जुड़ी अहम खबरें। और अर्थ जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरों को समेटकर अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, नमस्कार। धन्यवाद असीम। और अभी खबर आ रही है कि 4:30 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हो सकता है कोविड मैनेजमेंट को लेकर के हो और राज्यों में क्या स्थिति है उसको लेकर के हो। बजट की तैयारियां भी चल रही हैं, हमारी निगाह रहेगी उस पर। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मार्केट एक्शन है क्या। आज सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग, PSU, ऑयल एंड गैस सेक्टर को छोड़ करके बाकी सभी सेक्टर्स दबाव में हैं। इस वक्त हम देखें तो बाजार बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल के स्तर के आसपास निफ्टी केवल 5 अंक नीचे 18,302 के स्तर पर। BSE के सेंसेक्स 55 अंक की बढ़त के साथ इस वक्त 61,364 के आसपास नजर आ रहा है कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में इस वक्त बढ़त है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स और TCS में इस वक्त काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक करीब 3% ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। ICICI बैंक में भी बढ़त है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1.5 से 2% ऊपर नज़र आ रहे हैं। जहां पर दबाव है उसमें ऑटो सेक्टर शामिल है। आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, टाटा कंस्ट्रक्शन और अल्ट्राटेक सीमेंट 2 से करीब 3.5% की गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त बाजार बिल्कुल फ्लैट। और अब हमारी वो सीरीज़ जिसमें हम बता रहे हैं कि आपको साल 2021-22 की जो बजट घोषणाएं की गई थी उसमें क्या कुछ अभी तक प्रगति रही है। आज हम बात करेंगे शिपिंग की और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत प्रमुख भारतीय पत्तन यानी जो शिपिंग कंपनीज हैं उसमें 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 7 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, ये घोषणा की गई थी। पत्तन अपनी परिचालन सेवाओं को स्वयं प्रतिबंधित करने के स्थान पर एक ऐसे मॉडल को अपनाएगा जहां पर निजी भागीदारी यानी PPP के मॉडल में जो शिपिंग है उसका संचालन किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। पत्तन अपनी परिचालन सेवाओं को स्वयं प्रतिबंधित करने के स्थान पर ऐसे मॉडल को अपनाएगा जहां पर निजी भागीदार उनके लिए सेवाओं का प्रबंधन करेंगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2021 को सागरमाला कार्यक्रम, जो कि शिपिंग मंत्रालय का सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, उसमें 8 लेन के कोरमपल्लम पुल के और रेल के ऊपर ही जो पुल है उसका लोकार्पण उन्होंने किया। ये परियोजना VO चिदम्बरनार पोर्ट पर निर्बाध और भीड़ मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी और इससे कार्गो ट्रक्स के लिए खाली होकर वापस आने में लगने वाला समय और भी कम होगा। 25 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने सागरमाला योजना के तहत जो पुडुचेरी पोर्ट है उसको विकसित किए जाने की आधारशिला रखी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये बजट की घोषणाएं थी जिनको अब ज़मीन पे उतारने की कोशिश है। इसको हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी निर्माण किया गया है इसका मॉडल, और अब इस पर काम शुरू होने की तैयारी है। अब हम अगले चरण में अपने जो उद्योग मंत्रालय है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जेम बजट में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार जेम
का उपयोग करेगी और गवर्नमेंट ई मार्केट जिसको आप जेम के पोर्टल के तौर पर जानते हैं, उन्होंने प्रौद्योगिकी और संचालित नवाचार और दूसरी जो रणनीतिक फैसले हैं उसके माध्यम से जो जेम पोर्टल है उसको काफ़ी सफलतापूर्वक अब संचालित करना शुरू कर दिया है। बजट के प्रॉमिसेस के तहत एक और प्रॉमिस किया गया था कि जो LLPs हैं और जो 1 पर्सन कंपनी है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। तो अभी ये जो खबर है उस पर आप निगाह डाल रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और जो LLPs हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया, यानी बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि अगर कंपनियां ऐसी गलती करती हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और यही एक बड़ी बात की जो कंप्लाइंसेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने की कोशिश जो बजट में घोषणा है उसका असर ज़मीन पर दिखता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना है। वापस चलते हैं असीम के पास आज की बाकी खबरों पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालेंगे। सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा UNSC ब्रीफिंग में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के लिए भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा है कि PM अब्दुल्ला हमदोक का इस्तीफा ट्रांजिशन प्रक्रिया के अंतर्निहित चुनौतियों को दर्शाता है। The resignation of Prime Minister Abdullah Hamdok reflects the inherent challenges to the transition process. The UN-facilitated intra-Sudanese political process, which is aimed at salvaging the situation and keeping the transition process on track, needs to be Sudanese-led and guided by a constructive approach. All stakeholders need to display flexibility, mutual trust, and understanding. It is crucial for the military and the civilian leadership to reach an amicable solution in order to take the transition process forward. उन्होंने कहा कि सूडान की मौजूदा स्थिति को उबारने और ट्रांजिशन प्रक्रिया को ट्रैक पर रखने के लिए सूडानी नेतृत्व को आगे आना होगा और ट्रांजिशन की राजनीतिक प्रक्रिया को रचनात्मक दृष्टिकोण से निर्देशित करना होगा। उन्होंने कहा कि ये अहम है कि सभी पक्ष परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बकाया मुद्दों पर लगे रहें। Sudan transitions to a peaceful, stable, and prosperous future. There is a need to provide it with all the assistance to redress the issues of the past, promote intercommunal harmony, and protect the fundamental rights of all its citizens. In this context, it will be important to build capacities of the national judicial institutions of Sudan. As we look forward to Sudan's successful completion of the current transition phase, we remain confident that Sudanese people will overcome the current challenges and strive further ahead on their road to peace and development. अमेरिका के वर्जीनिया में एक नया इतिहास रचा गया है। रिपब्लिकन विंसम ई सीयर्स ने शनिवार को वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर शपथ ली। वर्जीनिया के इतिहास में वो पहली अमेरिकी अफ्रीकी महिला हैं जिन्हें सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। सीयर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर राज्य की 40 सदस्यीय सीनेट की अध्यक्षता करेंगी। इससे पहले सीयर्स ने 2002 से 2004 तक हाउस ऑफ डेलीगेट्स में नॉरफॉक का प्रतिनिधित्व किया था। खबर इंडोनेशिया से है, जहां की संसद ने देश की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो के कालीमंतन में स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के स्पीकर पुआन महारानी ने विधेयक मंजूर किए जाने के बाद इस बात की जानकारी दी। ये नया विधेयक राष्ट्रपति जोको विडोडो के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को कानूनी आधार देते हुए नई राजधानी को विकसित करने और इसके लिए फंड जुटाने का रास्ता साफ करता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा। बोर्निया में 2024 तक नई राजधानी बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बडघिस में कल आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के तेज झटके से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि भूकंप से प्रभावित हुए दूर दराज के गांव में अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिकी USGS के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक
5.3 तीव्रता का पहला भूकंप दोपहर करीब 2 बजे, जबकि 4.9 तीव्रता का दूसरा भूकंप शाम करीब 4 बजे महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र 30 किलोमीटर की गहराई में था। और सूडान में सैन्य तख्तापलट को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया है। राजधानी खार्तूम में विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर सूडानी सेना की गोलीबारी में 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायलों को खार्तूम के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सेना ने राष्ट्रपति महल की तरफ बढ़ रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सेना ने 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक नीत सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। और अब सीधे रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है। इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कल आश्चर्य हुआ जब एक औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रज्जा खान